आज हम लोग कौन सा टॉपिक करने वाले हैं? रिप्रोडक्शन का टॉपिक, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके टाइप, कितना टाइप के आते हैं, सब के बारे में, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे कहा जाता है कि रिप्रोडक्शन क्या है, तो मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहूँगा। लिविंग थिंग का मेन फीचर क्या होता है? तो आपने पढ़ा था छोटे क्लास में, लिविंग थिंग कैन ग्रो, लिविंग थिंग कैन मूव, लिविंग थिंग कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग थिंग कैन फील द पेन, ठीक है। इफ वी गिव इफेक्ट दे गॉट इफेक्टेड, ये था कि आपका लिविंग थिंग का होने का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसके अंदर जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है कि लिविंग थिंग कहते किसे हैं, तो उसका नाम होता है रिप्रोडक्शन करने वाले को, जिसके अंदर ये फीचर है कि वो अपने कुछ अवयवों के साथ मिलकर, कुछ कंडीशन के साथ मिलकर क्या अपने समान संतान की उत्पत्ति कर देते हैं। उसे क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्शन। क्या कहा जाएगा? उसे रिप्रोडक्शन कहा जाएगा। तो यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं क्या? रिप्रोडक्शन के बारे में। तो रिप्रोडक्शन इज अ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब मेरा यहाँ पे ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये नहीं कि ह्यूमन होगा या फिर कैट, डॉग, एनिमल, ऐसे नहीं। मेरे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब है अमीबा से लेके, एक सेल का ऑर्गेनिक से लेके, ऑर्गेनिज्म से लेके, मैं ब्लू व्हेल आप कह सकते हो, या मैं कह सकता हूँ आपको क्या, एलिफेंट या ह्यूमन, सबको मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ। ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो भी है जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा रहा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म वो है जिसे आप ऐसे प्रत्यक्ष देख सकते हैं, अपने आंखों से ऐसे देख पा रहे हैं। ये सभी के सभी किसके अंदर काउंट करें? मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। और लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब ये नहीं सिर्फ एनिमल्स ही आएंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब मेरा है क्या? प्लांट को भी इंक्लूड करना है। प्लांट कहने का मतलब क्या? बरगद का पेड़, नीम का पेड़, आम का पेड़, सभी तो देख पा रहे हैं। पेड़ पौधे, घास भी इनफैक्ट। और आपने देखा होगा आपके तालाब या पोखर में हरी रंग की काई जम जाती है, दीवारों पे काई जम जाती है हरी रंग की, वो भी मैं इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ। तो ये सब आपके क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो मैं कभी भी आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म इस टॉपिक में कहता हूं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक एलिमेंट से लेके कंपाउंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तक मैं काउंट कर रहा हूं, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल हो। जहां डिफरेंसेस होंगे मैं यहाँ पे बता दिया करूंगा, ठीक है। यहाँ तक समझा पा रहे? तब यहाँ पे समझ आता है क्या कि रिप्रोडक्शन क्या है। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए इसमें वर्ड यूज क्या हो रहा है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। कहा कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना, यानी अपने समान किसी का उत्पत्ति करना ही रिप्रोडक्शन है। तब आप कह सकते हैं सर फैक्ट्री में सर मैं देखता हूँ कि एक थम्स अप का बोतल बन रहा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, बहुत सारे बन रहे हैं, तो वहाँ प्रोडक्शन होता है, वो रिप्रोडक्शन नहीं होता। वहाँ पे क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। वो बायोलॉजिकल मीन से नहीं होते, वो आपका क्या होता है? इंडस्ट्रियल मीन से बना के प्रोसेस करके बनवाए जाते हैं। वो बायोलॉजिकल सेल के अंदर नहीं हो रहा, इसलिए वो प्रोडक्शन है, ठीक है। वो फिजिकल प्रोसेस हो गया। मैं फिजिकल प्रोसेस के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर। समझा पा रहे हैं? बायोलॉजी रिप्रोडक्शन किसके अंदर आ रहा है? तो रिप्रोडक्शन क्या है? बायोलॉजिकल प्रोसेस में होने वाला है, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होने वाला है, ठीक। और उसमें अपने समान संतान की उत्पत्ति करता है। तो लिख सकते हैं क्या रिप्रोडक्शन में? अ बायोलॉजिकल मीन्स बाय विच एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस ओन काइंड ऑफ ऑफस्प्रिंग। यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने समान संतान की उत्पत्ति कर सकता है, अपने समान। तो उसे क्या कहा जाएगा? उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? रिप्रोडक्शन। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? रिप्रोडक्शन। एंड रिप्रोडक्शन इज अ की फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। आप अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो आपको मेन क्या होगा? आपको रिप्रोडक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। यही एक ऐसा मात्र कड़ी है जिसके कारण वायरस को भी लिविंग थिंग कहा जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस क्या है, लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग, कहेंगे सर इतनी सारी बीमारियां फैलाते हैं, वो आके ग्रो कर रहा है तो लिविंग थिंग होगा। लेकिन साइंटिस्ट कहते हैं क्या कि वायरस इज, कुछ लोग का कहना है कि लिविंग थिंग है, कुछ लोग का कहना है नॉन लिविंग थिंग है। अब कहेंगे सर ऐसा क्यों होता है? समझिएगा, वायरस को अगर बहुत सारे वायरस को कलेक्ट किया जाए और क्रिस्टल के शेप में बना दिया जाए, करोड़ों वायरस को या लाखों वायरस को लेकर क्रिस्टल का शेप बना दिया जाए और उसको किसी तिजोरी में बंद करके रख दिया जाए 25 साल, वो वैसा का वैसा रहेगा। ना तो हाइट बढ़ना, ना तो ग्रो करना, ना भूख, ना प्यास, ना कुछ, किसी चीज़ का फीचर नहीं है उसके अंदर, कोई भी चीज़ नहीं, इसमें सर्कुलेशन कुछ भी नहीं हो रहा, वैसा का वैसा पड़ा है। तो आप कहेंगे सर पत्थर के समान है, वो नॉन लिविंग थिंग है, उस पर प्रेशर, टेम्परेचर, इन सब का कोई असर पड़ता नहीं है, पत्थर के समान। कोई पत्थर के चिल्लाते हैं, रोते हैं नहीं ना, मरते हैं नहीं ना, तो उसी तरह आपका वायरस भी ऐसा, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला उसका, नॉन लिविंग थिंग का फीचर है। लेकिन मैं एक सेल, वहाँ पे तो करोड़ों को रखा गया तो कुछ नहीं हुआ, मैंने एक वायरस को उठाता हूँ और किसी होस्ट सेल यानी किसी लिविंग बॉडी के अंदर डाल देते हैं, सर्टेन टाइम के बाद 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, धीरे धीरे क्या कर अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा फीचर है आपका?
रिप्रोडक्शन का फीचर है। यही फीचर सिर्फ वायरस के अंदर पाया जाता है। वायरस के पास अपना बॉडी भी नहीं है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, वो सब कुछ नहीं होता उसके पास। सिर्फ एक ही चीज़ होता है, डीएनए या फिर आरएनए, न्यूक्लिक एसिड, खत्म। और कुछ नहीं होता उसके पास, ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना गोल्गी बॉडी, ना प्रोटीन, कुछ भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक ही पार्ट है जिसके कारण क्या कहता है, वो जब भी होस्ट सेल में आता है, यानी किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जाता है, तो वो रिप्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देता है। इसीलिए वायरस को क्या कहा जाता है, लिविंग थिंग। तो इसके अंदर नॉन लिविंग थिंग का भी फीचर और लिविंग थिंग का भी फीचर है, तो दोनों को कंबाइन किया जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग थिंग एंड लिविंग थिंग। क्लियर है? रिप्रोडक्शन से एक सवाल था वायरस से रिलेटेड, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। समझा पाए? हाँ या नहीं? ठीक है। तो रिप्रोडक्शन किस में होना चाहिए, बायोलॉजिकल सेल में होना चाहिए। अब कहा गया सर रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है इसका, सिग्निफिकेंस क्या है? तो सवाल बात करते हैं। जैसे कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो अपने समान संतान की उत्पत्ति क्यों करेगा, नहीं करना है उसे, छोड़ दीजिए। तो कहेंगे सर उस जैसा प्रजाति, अगर कोई एक प्रजाति है, कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, उन लोगों ने रिप्रोडक्शन बंद कर दिया, तो उनके बच्चे अमर तो नहीं है कि लाखों साल जिएंगे, 100 साल जिया, 70 साल जिया, 40 साल जिया, 4 साल जिया, कोई सर्टेन नहीं है जिया, उसके बाद क्या वो सबका डेथ, सब मर गए। अब आने वाली पीढ़ियां के उनको देख पाएंगी, वो नेचर से क्या हो गई, एक्सटिंक्ट, गायब, विलुप्त। हाँ या ना? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, ये अपने आप को इस नेचर के रेस में बनाए रखना। आप जो तितलियां देखते हो, मगरमच्छ देखते हो, मछलियां देखते हो, ये लाखों साल से जिंदा नहीं है, इनके पूर्वज ने बच्चे दिए, उसके बाद उसने बच्चे दिए, उसके बाद उसने बच्चे दिए, वो लाइफ ग्रो किया, वही ना भी चलते आ रहा है। तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है क्या, मेन आपका पहला कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, इंपॉर्टेंस में क्या लिखेगा, अपने आप को नेचुरल रेस में बनाए रखना, नेचर में अपने आप को एग्जिस्ट कराने रखने के लिए। अगर ये रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, ये एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एक्सटिंक्ट समझा पाए, रिस्पॉन्स दीजिए, हाँ या ना? तो पहला इंपॉर्टेंस कंप्लीट हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंस में आते हैं कि नेचर के अंदर अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए। वर्चस्व मतलब क्या होता है, अपना इंपॉर्टेंस। एक बात बताते हैं, सभी शेर के समान नहीं होता कि सबके अंदर करेज है, सबके अंदर पावर है, बड़े बड़े नाखून है, क्या उसके पास क्या करते हैं, लड़ाई करने की शक्ति है, या फिर सबको मार के अपने आप को बचा लेगा। तो देखिए सबके अंदर ऐसा फीचर नहीं होता। इसीलिए शेर अपने आप में बहुत सक्षम है, अपने आप को टैकल कर लेते हैं। इसलिए जंगल में अब देखिएगा 10 से 12 शेर होते, ज़्यादा शेर नहीं होते। लेकिन यही देखिए हिरन, सभी उसका शिकार करते हैं, तो हिरन की संख्या ज़्यादा है। इसका मैं क्या चाह रहा हूँ समझिएगा, मैं कहना ये चाहता हूँ, जिस एनिमल को अपने ऊपर ज़्यादा खतरा होता है, जिसका डेथ रेट ज़्यादा है, उसका बर्थ रेट भी ज़्यादा होगा। जिसके बचने की संभावना जितनी कम, उसके बच्चे देने की संभावना उतनी ज़्यादा। एग्जाम्पल, मछलियां जब अंडे देती है तो उसके अंडे में 1000 से लेकर लाखों तक अंडे पाए जाते हैं। 1000 या लाख अंडे क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा बर्थ रेट है। क्यों ज़्यादा वो बच्चे देने के पैदा कर रहे हैं, ज़्यादा अंडे दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सर्वाइवल रेट उसका कम है। 10,000 अंडों में से हार्डली कितने बचते हैं, 100-200। हाँ या ना? तो क्यों? उसको पता है कि उसको क्या उसका बच्चा ज़्यादा, मतलब सारे एक फर्टिलाइज नहीं होंगे उसके, इसीलिए उसका क्या होता है, बच्चे या फिर अंडे देने की संभावना क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। हाँ या ना? लेकिन वही ह्यूमन देखिए, साल में 1 या 2, ट्विंस के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यही देखिए कछुआ क्या करता है, बहुत सारे अंडे एक साथ देता है, ठीक है। कछुआ क्या करता है, बहुत सारे अंडे एक साथ देता है। तो ये रिप्रोडक्शन का बहुत बड़ा की फीचर ये भी है कि जिसके सर्वाइविंग रेट, मतलब कह सकते हैं कि जिसका सर्वाइविंग पे ज़्यादा खतरा है, उसके बर्थ रेट बहुत हाई होता है। समझा पाए? क्यों? उसे नेचर में अपने आप को बनाए रखना है। इमेजिन कीजिए मछली भी अगर साल में 2 बच्चे दे, क्या होगा, एक्सटिंक्ट, सीधी सी बात, एक्सटिंक्ट। तो अपने आप को बचाए रखने के लिए नेचर ने उसको क्या किया, रिप्रोडक्शन का रेट उसमें क्या रखा है, हाई रखा है। समझा पा रहे हैं? देखिए अभी तक बुक के अंदर नहीं, आपको सारे एमसीक्यू और बड़े बड़े सवाल के पैटर्न में समझाते जा रहा हूँ इसके अंदर, आपको कोई चीज़ छूटे नहीं। समझा पाए? तो हम लोगों ने रिप्रोडक्शन देख लिया।
तो देखिए आपका ये भी बता दिया गया। देखिए इसमें होता है मोर्टेलिटी रेट क्या है, डेथ रेट को मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है, बर्थ रेट को नेटैलिटी रेट कहा जाता है। तो यदि क्रॉस आपका नहीं होता, जब क्रॉस द फॉलोइंग में होता है, बहुत सारा मैच द फॉलोइंग होता है, उसका नेटैलिटी के साथ जनरली मैच नहीं करता बच्चा लोग। नेटैलिटी मतलब क्या, बर्थ रेट। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, डेथ रेट, कि उसका डेथ रेट क्या है और नेटैलिटी रेट क्या है। क्लियर है, हाँ या ना? देखिए अब कहा जाता है कि नेचर के साथ, नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता है, नेचर में हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होता है और उसका असर हमारे ऊपर पड़ता है। जो उसके साथ सर्वाइव करेगा वो नेचर में अपने आप को एग्जिस्ट कर पाएगा, जो अपने उसके साथ अपने को सर्वाइव नहीं कर पाएगा वो नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, खत्म, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल डायनासोरस। कहा जाता है कि डायनासोरस के समय अर्थ का स्ट्रक्चर अलग था, वो ज़्यादा कोल्ड थी अर्थ, अभी इसमें ज़्यादा गर्म है उस हिसाब से, तो नेचर बदलने के साथ अपने को बदल नहीं पाया, ये एक रीज़न हो सकता है। या फिर मैं कह सकता हूँ कि उसका क्या होता है, डेथ, उसका मतलब नेटैलिटी रेट कम गया और मोरालिटी रेट, जन्म का दर कम और मृत्यु की दर ज़्यादा, तो क्या होगा, एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा ना, हाँ या ना? क्योंकि सबका एज फैक्टर भी तो है, सभी तो 70 साल 80 साल जीतेंगे नहीं, जिएंगे नहीं, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? तो किसी का भी अगर नेचर से एक्सटिंक्ट करना है तो रिप्रोडक्शन के टॉपिक पे मैं क्या कह सकता हूँ, वो नेचर से एक्सटिंक्ट कब होगा, जब उसके अंदर रिप्रोडक्शन का रेट कम हो जाएगा, तो क्या होगा, एक्सटिंक्ट हो जाएगा। क्लियर है, ये डाउट है किसी को? ठीक है, अब आता है मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के कितने तरीके होते हैं? तो सबको यही बात लगती है कि सर एक मेल आता है एक फीमेल आता है, दोनों में प्रोसेस होता है और बेबी बनता है, ठीक है। ये आप कह सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा ज्ञान है आपके पास। रिप्रोडक्शन का मतलब यही नहीं होगा कि मेल आएगा फीमेल आएगा, दोनों में रिप्रोडक्शन बेबी आएगा ना, ऐसा नहीं होता। आपको मैंने क्या कहा, रिप्रोडक्शन का मतलब मैंने एक बार भी रिप्रोडक्शन में कहा कि एक मेल और फीमेल आके बेबी बना रहे, नहीं, मैंने कभी नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अपने समान संतान की उत्पत्ति करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब वो किसी भी तरीके से करे, समझा दिए, हाँ या ना? तो अब बात करते हैं मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को जनरली कहा जाता है कि दो हिस्सों में बांटा जाता है, असेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए मैं समझाता हूँ, रिप्रोडक्शन के मोड को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है, दो। एक होता है क्या आपका सेक्सुअल, इसके अंदर आपको मेल गैमेट भी चाहिए और फीमेल गैमेट भी चाहिए। यानी सेक्सुअल के अंदर क्या चाहिए आपको, मेल भी चाहिए होगा, इसके अंदर आपको मेल भी चाहिए प्लस फीमेल भी चाहिए, दोनों होगा तभी जाके सेक्सुअल हो पाएगा। सेकेंड असेक्सुअल, इसके अंदर क्या कहा गया, ना तो इसके अंदर मेल और फीमेल दोनों नहीं चाहिए, या तो मेल इनफ है या तो फीमेल ही इनफ है, एक हुआ तो वही काफ़ी है। मेल है तो भी इनफ है, फीमेल है तो भी इनफ है। क्लियर है? अभी सेक्सुअल असेक्सुअल को दो हिस्सों में आप समझ सकते हैं। असेक्सुअल कितने हिस्सों में समझ सकते हैं, दो हिस्सों में। तो असेक्सुअल और वेजिटेटिव होता है, इसलिए किसी किसी बुक में आपको 3 टाइप दिया रहेगा, उसे कहते हैं वेजिटेटिव। देखिए किसी किसी बुक में रिप्रोडक्शन 3 मेथड में होंगे, सेक्सुअल, असेक्सुअल, वेजिटेटिव। किसी किसी में क्या होता है, 2 होता है, सेक्सुअल और असेक्सुअल। और असेक्सुअल के अंदर एक अलग से कॉलम में आपको क्या पढ़ा दिया जाएगा, वेजिटेटिव। ठीक है, इन दोनों के लिए मेल और फीमेल का होना, दोनों का होना जरूरी नहीं है। मेल है तो इनफ है, फीमेल है तो इनफ है। क्लियर है, समझा पाए? तो ये था रिप्रोडक्शन के मोड। कितने मोड हो गए, 2 या 3, जो या 3, असेक्सुअल और सेक्सुअल। देखिए असेक्सुअल प्लांट और एनिमल दोनों में होते हैं। सेक्सुअल जनरली कहा सकता है हायर कास्ट प्लांट, हायर कास्ट एनिमल, दोनों इसमें होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि बिना गैमेट के मिले, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, समझिएगा था, एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट है, दोनों गैमेट के बिना मिले अगर बेबी प्रोड्यूस हो जाए उसे क्या कहा जाएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आप कहेंगे सर ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आप लोग रिप्रोडक्शन सिर्फ हायर कास्ट के बारे में सोच रहे हैं, आप एनिमल, मेल सोच रहे हैं, फीमेल सोच रहे हैं, कैट, डॉग, एलिफेंट, इन सब चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका होता है, मैंने जैसे कहा था, ऑर्गेनिज्म मतलब का माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म बात कीजिए, उसे लोअर कास्ट प्लांट या लोअर कास्ट एनिमल के अंदर होता है। किसके अंदर होगा, लोअर कास्ट प्लांट और लोअर कास्ट एनिमल। लोअर कास्ट प्लांट और लोअर कास्ट एनिमल कहने का मतलब होता है माइक्रोस्कोपिक, जो आपके दीवार पे हरे रंग के शैवाल जम जाते हैं, मॉसस कहते हैं उसे, वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है।
जहाँ पानी डेली गिरता रहता है, देखिए काई जम जाती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, ये तो प्लांट का एग्जांपल था, मैं कुछ एनिमल का एग्जांपल देता हूँ। देखिएगा, हमारे अंदर जब बैक्टीरिया आके अंडे देता है या फिर बैक्टीरिया के बच्चे देता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। हमारे अंदर मलेरिया का प्रोटोजोआ डाल देता है, प्रोटोजोआ के अपने आप को ग्रो कर रहा है हमारे बॉडी के अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। वायरस आ गया, बैक्टीरिया आ गया, पैथोजन जो हमारे बॉडी के अंदर, सब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनको गैमेट की जरूरत नहीं होती। समझा पा रहे हैं? तो जो हमारे अंदर जर्म्स फैला रहा है, तो ध्यान से देखिए, और एक बात करते हैं, अमीबा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर और फंगस के अंदर, इन सब के अंदर क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसका होगा? हायर कास्ट में होगा। ठीक है, थोड़ा उसमें आएंगे हम लोग। देखिएगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आप लोग को पढ़ना क्या है? फ्यूजन, बर्डिंग, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन और रीजनरेशन। जनरली आपको डिफिनीशन फिलहाल तो नहीं पूछा गया, लेकिन तब भी याद कर लीजिए, आपका सेफ साइड। लेकिन सबके एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए कि फ्यूजन किसके अंदर हो रहा है, बर्डिंग किसके अंदर हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन किसके अंदर हो रहा है, स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर हो रहा है और रीजनरेशन किसके अंदर हो रहा है। ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, देखिएगा सवाल क्या है। पहला क्या है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? फ्यूजन। और ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसके अंदर बात कर रहा हूं? यूनिसेल्यूलर या फिर फ्यू सेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर भी है, लेकिन क्या मैं इसको फ्यू सेलुलर लिख रहा हूँ। ऑर्गेनिज्म फ्यू सेलुलर मतलब क्या? एक सेल, 1000 सेल, 4000 सेल, 2 सेल, 20 सेल, 30 सेल, इन सब चीज़ों के अंदर है, उस सब के बारे में बात कर रहा हूँ। ये सभी तब में क्या हो गया? लोअर कास्ट है, असेक्सुअल उसके अंदर दिखा रहे हैं। देखिए फ्यूजन क्या है? इमेजिन कीजिए, एक सेल है, मैच्योर हो गया यानी बड़ा हो गया। सेल डिवीजन सर पिछले क्लास में करवाया, न्यूक्लियस है ही तो आपको पता ना, न्यूक्लियस बहुत सारे प्रोसेस से जाता है। पहले क्या होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है, उससे क्या कहते हैं? कैरियोकाइनेसिस। फिर सेल डिवाइड होता है, उससे कहते हैं साइटोकाइनेसिस। ये होता था कि नहीं? लेकिन इमेजिन कीजिए आपके पास एक सेल है, उसने ना तो उसने ना कुछ का प्रोसेस ही नहीं है, उसका कोई प्रोसेस है ही नहीं। वो सेल क्या करता है? एक सेल से कितना सेल में टूट गया? कोई प्रोसेस फॉलो किया गया इसने? नहीं। ये ना तो एम फेज मतलब माइटोसिस फेज तो फॉलो ही नहीं करता, अपने आप एक सेल से 2 सेल में टूट गया बिना कोई प्रोसेस के। तो ये क्या था? फ्यूजन। फ्यूजन मतलब होता है टूटना। फ्यूजन मतलब क्या होता है? अच्छा, एक से कितने में टूटा है? 2। तो 2 को टूटने को कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहते हैं? तो फ्यूजन एक टाइप हो गया आपका बाइनरी फ्यूजन। जब एक सेल, अगर आप कितने सेल में टूट जाता है? 2 सेल में टूट जाता है, उसे कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। क्या कहा जाएगा उसे? बाइनरी फ्यूजन कहा जाता है। अब से कहा जाएगा को बाइनरी फ्यूजन होता किसके अंदर है? तो बाइनरी फ्यूजन आपका होता है क्या? अमीबा के अंदर। किसके अंदर होगा आपको? अमीबा के अंदर आपको देखने को मिलता है बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन क्या? तो पढ़ लीजिए कि जहाँ एक सेल बिना कोई लंबे प्रोसेस, बिना कोई मैनुअल प्रोसेस के जाके एक सेल से कितने सेल में टूट जाता है? 2 सेल में टूट जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बाइनरी फ्यूजन। क्या कहा जाएगा? बाइनरी फ्यूजन। एग्जाम्पल किसके अंदर होगा? अमीबा के अंदर होगा। फेवरेबल कंडीशन मिला तो एक सेल से 2 सेल में टूट गया। ठीक है, ये तो बाइनरी फ्यूजन। अब इमेजिन कीजिए यही एक सेल है, एक सेल से कितना सेल में टूट रहा है? देखिएगा, ये एक सेल है, यही ना सेल था, इसके अंदर जो एक न्यूक्लियस था ना, बहुत सारे न्यूक्लियस, सब न्यूक्लियस ही। मैं जो जितना ही बना रहा हूँ सब क्या है आपका? कितने न्यूक्लियस बन गए? तो एक से बहुत सारे न्यूक्लियस में टूट गए। अब ये जब टूटेगा तो क्या होगा? इससे जब निकलेंगे सब तो क्या देखने को मिलेगा? बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे, हाँ या ना? तो एक सेल से कितना सेल में टूटा है? 2। मल्टीपल, बहुत सारे सेल में टूटा है, हाँ या ना? तो इसे क्या कहा जाएगा? बोलिए, इसे क्या कहा जाएगा? मल्टीपल फ्यूजन। इसे क्या कहा जाएगा? मल्टीपल फ्यूजन कहा जाएगा। मल्टीपल फ्यूजन होता है किसके अंदर? जब मच्छर में कौन सा? एनाफिलिस। क्यों? जो मलेरिया फैलाता है, आपको काट दिया। तो सभी को लगता है कि सर आदमी बीमार होता है तो 2 रीजन से, या तो बैक्टीरिया या तो वायरस। नहीं, प्रोटोजोआ भी होता है। तो मलेरिया जो आपको काटता है, अपने आपके बॉडी के अंदर जर्म्स डाल दिया, वो जर्म्स क्या होता है? वो पैथोजन क्या होती है आपके? प्रोटोजोआ। क्या होता है? प्रोटोजोआ के अंदर सेल डिवीजन वही होता है, एक सेल बनता है पहले, उसके अंदर न्यूक्लियस, बहुत सारे न्यूक्लियस में 70-80 या उससे ज़्यादा न्यूक्लियस में टूट गया,
अंदर हो गया, और एक ही बार सेल इरप्चर होता है यानी टूटता है सब अलग, और एक ही बार में कितना सेल बन गया 70। अब हर सेल से 70 करके बनता है। इमेजिन कीजिए इसका रिप्रोडक्शन रेट क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इस तरह के सेल डिवीजन में गैमेट चाहिए था, मेल फीमेल नहीं ना, कोई प्रोसेस, कोई मैनुअल प्रोसेस ही नहीं है। एक सेल से 2 सेल में टूट गया बाइनरी फ्यूजन, और एक से बहुत सारे पार्ट में टूट गया तो इसे क्या कहा जाएगा, मल्टीपल फ्यूजन कहा जाएगा। समझा पाए या डाउट है यहाँ पे किसी में? अब आपको सवाल कहा जाता है कि मल्टीपल फ्यूजन कैसा रिप्रोडक्शन है, तब क्या कहिएगा? मल्टीपल फ्यूजन कैसा रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल या असेक्सुअल? असेक्सुअल। क्लियर है? अच्छा, इस प्रोसेस का नाम जो मल्टीपल फ्यूजन है इसे स्प्रूलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? स्प्रूलेशन भी कहा जाएगा। किसके अंदर होता है? मलेरिया पैरासाइट प्लाज्मोडियम के अंदर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा हमारे बॉडी में कहाँ होता है असेक्सुअल डिवीजन? तो लीवर के अंदर होता है। हमारे बॉडी के अंदर भी कहा जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि ह्यूमन अपने समान बच्चे ही पैदा करे, अपने समान संतान की उत्पत्ति यानी अपने जैसा सेल उत्पन्न करे, तो लीवर भी अपने जैसा सेल बना लेता है। ठीक है, तो उसे क्या, लीवर के अंदर भी कौन सा रिप्रोडक्शन हो रहा है आपका? असेक्सुअल। आरबीसी के अंदर भी कौन सा रिप्रोडक्शन होता है आपका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर है? तो ह्यूमन बॉडी का एग्जाम्पल होगा कि ह्यूमन में कहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, क्या कहिएगा? लीवर के अंदर और आरबीसी के अंदर। ठीक है, अब देखिए लीवर के अंदर को क्या कहा जाता है? सीजोगैमी कहा जाता है, और आरबीसी में जो होता है उसे मेरोजोजाइट्स कहा जाता है। मेरोजोजाइट्स कहा गया। तो ये आपका एनिमल का भी एग्जाम्पल हो गया, उसका भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसके बारे में? आपका फ्यूजन समझा पाए पूरा? कहीं डाउट है? देख लीजिएगा। अब सेकंड आता है बडिंग। सेकंड क्या आ गया? बडिंग। ये बडिंग है क्या? देखिए, ईस्ट के अंदर बडिंग होता है। किसके अंदर बडिंग होगा? ईस्ट के अंदर बडिंग होता है। ये ईस्ट होता कैसा है? ईस्ट ऐसा दिखता है, यहाँ बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे इसके, ऐसा दिखता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या ना, ये नॉर्मल सिंपल सा था, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रो किया उसने, और जैसे ग्रो किया तो उसके किनारे छोटा सा पार्ट ऐसा निकलता है। देख पा रहे कितना छोटा है? समय बदलता है और ये क्या हो जाता है? देखिए ऐसा हो रहा है ना, थोड़ा और समय बदलेगा और ये क्या होगा, इससे टूट के और सर्टेन टाइम के बाद जाके ये भी इतना बड़ा ग्रो हो जाएगा, इसके अंदर भी होगा। देखिए अपने बॉडी पार्ट से बॉडी को ग्रो कर लिया, हाँ या ना? लेकिन ये यूनिसेलुलर में हो रहा है। बॉडी पार्ट से खुद को ग्रो किया, लेकिन किसके अंदर हो रहा है? यूनिसेलुलर यानी लोअर कास्ट में हो रहा है, इसलिए इसका नाम क्या है? बडिंग। अब बडिंग किसके अंदर होता है? ईस्ट के अंदर होता है और हाइड्रा के अंदर होता है। इसका आपका क्रॉस द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है। हाइड्रा, ईस्ट नहीं दिया रहेगा, हाइड्रा दिया, क्योंकि सभी को पता है कि सर बडिंग तो ईस्ट में होता है, लेकिन ईस्ट ना देके आपको ऑप्शन में क्या रहेगा? हाइड्रा। ठीक है, तो याद रखिएगा बडिंग इन ईस्ट एंड हाइड्रा इन सब में होता है। ये तो हाइड्रा का एग्जांपल था। किसका एग्जांपल था? ये हाइड्रा था। ईस्ट ऐसा दिखता है, ईस्ट गोल गोल दिखता है, ऐसा निकलेगा और इससे टूट के अलग हो जाएगा ऐसा। ईस्ट ऐसा दिखता है और ये हाइड्रा ऐसा दिखता है। ठीक है, हाँ या ना? सेकेंड वाला हो गया। थर्ड है फ्रैगमेंटेशन। अच्छा, नाम से ही क्या पता चलता है? फ्रैगमेंटेशन का नाम का मतलब क्या होता है? फ्रैगमेंट यानी टूट जाना, यही ना होता? फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या होता है? टूट जाना, बहुत सारे पार्ट में टूट जाएगा। अब इमेजिन कीजिए ये है ना, जनरली आप ऐसा होता है आपका स्पाइरोगैरा कहेंगे इसे। किसका डायग्राम बनाया जा रहा है? स्पाइरोगैरा। यहाँ पे इसका पार्ट होता है, बस सुनिएगा इधर। इसका इस तरह से क्या पार्टीशन है, यहाँ से वो सेपरेट कर रहा है, ये पार्टीशन ना। अगर इस पार्टीशन से इसको काट दो, सब जगह से नहीं काटना है, कहाँ से मैं काट रहा हूँ? इस पार्टीशन से काट रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए कि इस पार्टीशन से मैं इसको काट ले रहा हूँ, देख पा रहे तो? ठीक, इस पार्टीशन से मैं इसको काट रहा हूँ और तोड़ देता हूँ ऐसा करके, तो ये पार्ट वापस ग्रो हो जाएगा और ये पार्ट मैं यहाँ पे सिर्फ इसी को काट के निकाल दिया इसको सिर्फ, तो ये भी अपने आप ग्रो हो जाएगा, क्योंकि ग्रो करने का पावर इसके पास है। इसे कहा गया फ्रैगमेंटेशन।
फिर समझाते हैं फ्रैगमेंटेशन होगा क्या। समझिए फ्रैगमेंटेशन, अगर मैं इसको यहाँ से काट दूँ, कहेंगे सर अगर मैं 20, ये मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे, मैं इसको 20 से काट दूँ तो टीयर कर दूँ, फाड़ दूँ तो नहीं, तब ग्रो नहीं करेगा। आपको कहाँ से तोड़ना पड़ेगा उसे? इस जगह से, जॉइनिंग पार्ट से। समझा पाए? इसे कहा जाता है एच पीस। क्या कहा जाता है इसे? एच पीस। एच पीस से उसे आप क्या कीजिएगा? सेपरेट कीजिएगा, एच पीस आपस में ग्रो कर जाएगा। समझा पाए? हाँ या ना? मैं एग्जांपल के तौर पे मैं कैसे समझाऊं, समझिएगा। मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से बता रहा हूँ। इसको कितने फ्रैगमेंट में आप तोड़ सकते हो, बता सकते हैं हमको? 1 2 3 4 5। तो ये पीस ग्रो करेगा, ये पीस भी ग्रो करेगा क्योंकि इसके पास एच प्लेट है, इसके पास भी एच प्लेट है। यहाँ से आपका ग्रो कर सकता है। आपको यहीं से तोड़ना पड़ेगा एच पीस से। तो हर पीस आपका ग्रो के, मतलब एक को मैंने स्पाइरल थोड़ा 5 में टूट गया, 5 का 5 ग्रो कर गया। ये क्या हुआ? एच पीस के अंदर ग्रो हुआ ना। तो इसे क्या कहा जाएगा? फ्रैगमेंटेशन। और फ्रैगमेंटेशन होता किसके अंदर है? स्पाइरोगायरा। और ये रेनी सीजन में भयंकर प्रोपगेशन करता है, ठीक है, रेनी सीजन में। ठीक है या डाउट है? अब इसके बाद आता है स्पोर फॉर्मेशन। इसके बाद क्या आता है आपका? स्पोर फॉर्मेशन के बारे में आता है। तो चलिए दिखाते हैं आपको कुछ बातें। स्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है? आई होप सबने ब्रेड कभी खाया है क्या किसी ने? अरे पावरोटी या पता नहीं आप लोग क्या क्या नाम देते हो, बड़ा क्या होता है, समथिंग डबल ब्रेड या क्या क्या कहते हो आप, कहते हैं ना उसे? हाँ या ना? ये या फिर सूखी चपाती जो भी होता है। बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लेके तो आते हो लेकिन भूल जाते हो, बैग में ये रखा हुआ रह जाता है, ठीक है। या फिर कहीं घूमने चल के बैग के अंदर रखा है तो रखा ही है। तो 6 दिन या 7 दिन के बाद देखते हैं ना, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो उस जगह पे ना थोड़ा सा फफूंद लग जाती है। ऐसे देखो कभी ऐसे काला 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 या ग्रीन 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 या सी ग्रीन टाइप पे कुछ ना कुछ डॉट 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 अपने आप ग्रो होने लगता है। तो जैसे ही देखते तो मम्मी कहती है मत खाना इसे, पेट खराब हो गया, तबीयत खराब हो जाएगा। देखो इसी ये जो डॉट डॉट दिख रहा है, इसको जूम करते हैं। क्या करते हैं? इसको जूम करते हैं तो ऐसा आएगा। ये पूरा नेटवर्क बना रहता है ऐसा करके, सब जाला करके ऐसा करके बना हुआ है। और यही पार्ट आपका ऐसा दिखता है। कई हज़ारों की संख्या में आप होते हैं, सैकड़ों या हज़ारों की संख्या में आपके वहाँ पे होंगे। समझा पा रहे? इसमें कहा जाता है स्पाइरोजीलिया। इसे क्या कहा जाता है? स्पाइरो। मैच द फॉलोइंग में याद रखिएगा, स्पाइरोजीलिया से किसको कनेक्ट करना पड़ेगा आपको तब? स्पोर फॉर्मेशन को। फॉर्मेशन स्पाइरो, ठीक है। अब देखो स्पाइरोजीलिया के अंदर देखिए ना, ये जो बलून जैसा शेप दिख रहा है, इधर देखिएगा, बलून जो शेप दिख रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे डॉट भरे होते हैं। क्या होता है इसके अंदर? छोटे छोटे, इसके अंदर डस्ट होते हैं। इसके अंदर कह सकते हैं क्या? डस्ट होता है। डॉट जो है डस्ट होता है। और ये इतना नाजुक होता है ना कि अगर ऐसे करके कोई ऐसे करे तो ऐसे करके हिला दे तो ये क्या होता है? पार्ट फूट जाता है। इसका जो बलून जैसा स्ट्रक्चर क्या होगा? और ये डस्ट उससे निकलने लगता है। डस्ट उससे क्या हो जाएगा? और ये डस्ट कुछ और नहीं, सीड है एक टाइप का, कह सकते हैं। यहाँ से हिलता है और इस सब के ऊपर गिर जाता है। लेकिन देखिए इतना बड़ा प्लांट होगा तभी, प्लांट जैसा स्ट्रक्चर होगा तभी वो दिखेगा आपको, डस्ट दिखेगा इसका। तो आप लोग क्या करते हो? आप लोग भी कम बदमाश तो हो नहीं। आप लोग क्या करते हो? यहाँ से काट देते हो, ये हिस्सा अपना फ्रेंड जाकर खिला देते हो। यही ना करते हो आप लोग? इतना हिस्सा खा लिया और क्या उसमें जैम लगा दिया, भैया आपके लिए लाए थे, और जैम तो ऐसे खट्टा मीठा लगता, समझ नहीं आता है, खिला दिए। अब वो खा लेना तो 3 दिन के बाद बोलता है कहाँ है? बोला स्टमक अपसेट है, पेट खराब हो गया, उल्टियाँ हो रही है, दस्त हो गया, ये सब हो गया। तो रीज़न ये क्या है उसमें? अब भले इसमें ना दिखे लेकिन जनरली इसने काट के अपने इसे दिखा दिया, बस इसके अंदर डस्ट दिखे नहीं लेकिन इसके पास डस्ट है, और ये बॉडी के अंदर जाके आपका तबीयत खराब कर देता है। तो इस तरह के ग्रो को क्या कहा जाता है? स्पोर फॉर्मेशन। किसके अंदर होगा? स्पाइरोजीला के अंदर होता है। ब्रायोफाइटा, पेट्रिडोफाइटा के अंदर इस तरह की चीज़ें होती है। फंगस के अंदर भी इस तरह का ग्रो होता है। समझा पाए? देखिए स्पाइरोजीलस के अंदर आपको डायग्राम दिखाया गया, देखिए भरा हुआ कि नहीं, इस तरह स्पोर फॉर्मेशन दिख रहा है। ये रप्चर होगा, टूटेगा, सब निकल के चौथा फैल गया। इसीलिए देखिए ना, दीवार में एक जगह पे मॉस लग जाता है, एक जगह पे काई लग जाती है, दूर तक फैल जाता है। रीज़न क्या है? ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन किसके अंदर होता है? ब्रायोफाइटा, फंगी, पेट्रिडोफाइटा के अंदर होता है। यानी दीवार के अंदर अपने देखिए ना, मखमल जैसा पतला सा हरा हरा का लेयर चल जाता है, उसे मॉस कहते हैं। उसके अंदर भी यही होता है। और कभी कभी देखिए दीवार में एक अजीब सा जंगली पौधा निकलता है, जैसे पत्तियाँ ऐसे ऐसे करके होती हैं,
इसकी पत्तियां ऐसे ऐसे करके होती है। अच्छा पतला अब बच्चा लोग ऐसे पकड़ के ऐसे सारा पत्ती निकाल के हाथ में तोड़ के निकाल लेता है। पेट्रिडोफाइटा। तो ब्रायोफाइटा पेट्रिडोफाइटा के अंदर ये सब आपको देखने को मिलेगा। फंगस के अंदर भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेगा। क्लियर है या डाउट है? तो इन सब के अंदर क्या था, देखिए ये लोअर कास्ट में जो कुछ जंगली पौधा दिख रहा है ना, वो भी लोअर कास्ट है, याद रखिएगा, वो हायर कास्ट नहीं है। बट ये सब माइक्रोस्कोपिक थे तो लंबा स्केल पे दिखता है ढंग से, ठीक है। तो इन सब के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन हुआ? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ। अब आता है नेक्स्ट, बचा क्या बताइए तो? रीजनरेशन। और मैं बात कर रहा हूँ लोअर कास्ट, बात सुनिएगा, रीजनरेशन लोअर कास्ट में मैं बात कर रहा हूँ, हायर कास्ट में बात नहीं कर रहा। प्लानेरिया, किसके बारे में बात करेंगे? प्लानेरिया ऐसा दिखता है, मान लीजिए ऐसा करके कुछ है, ऐसा करके दिख रहा है, ठीक है। हेड है, ये मिड पार्ट है, टेल है, आपने उसको यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, कोई फ्रैगमेंट इसके अंदर कोई लेयर नहीं था, जितने पीस में जाए उतने पीस में तोड़ दिया आपने उसको। लेकिन इस पार्ट से अपना बॉडी ग्रो कर लिया, इसने मिडिल पार्ट से भी अपना बॉडी ग्रो कर लिया, और टेल था ना, टेल वाले पार्ट से भी अपने बॉडी को ग्रो कर दिया। इसे कहते हैं क्या? रीजनरेशन, जिसका हर हिस्सा ग्रो कर सके। अब इसका मतलब ये नहीं कि सर आपको मेरे पर गुस्सा आया तो गर्दन काट के अलग कर दिया, मैं गर्दन से एक नया सर बन के चला आया, धड़ से एक अलग सर बन गया, पैर काटा तो वहाँ से अलग बन गया, उसे कहेंगे रीजनरेशन। ये हायर कास्ट में होने वाला नहीं है। रीजनरेशन मतलब क्या होता है? हर हिस्से से नया बॉडी पूरा ग्रो होना, पूरा का पूरा बॉडी ग्रो होना। नहीं, गुलाब का फूल में नहीं जा रहे सर, वो सब नहीं है। मैंने किसके बारे में कहा है? लोअर कास्ट। मैंने क्या कहा है आपको? लोअर कास्ट में कहा है, ठीक है। प्लानेरिया के अंदर होता है, ठीक है। कहा गया इसके बॉडी का 1/279 हिस्सा, यानी एक बॉडी को 279 इक्वल पार्ट में तोड़ दोगे तब भी उसका बॉडी क्या होगा? ग्रो हो जाता है। समझा पाए? तो ये क्या था आपका? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये किसके अंदर था? प्लानेरिया के अंदर देखने को मिला। तो यही आपको ओवरऑल कितना 5 पढ़ना पड़ेगा। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन है, किसके अंदर होता है, कुछ कुछ से रिलेटेड टर्म्स। आई होप समझ आया होगा यहाँ तक, देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का क्या? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ये भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, याद रखिए, इसके अंदर भी गैमेट की जरूरत। तो वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है? बॉडी पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है? तो जो बॉडी पार्ट से रिप्रोडक्शन करने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? शरीर के अंगों से वो क्या कर रहा है? अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। इसका मतलब इसका हाथ उखाड़ दीजिए, उसका हाथ से एक आदमी बन गया, इसके बॉडी से एक आदमी बन गया। कहने का मतलब तो ये ना, वेजिटेटिव मतलब क्या? शरीर के अंगों से रिप्रोडक्शन करना है। तो इंसान में होता है क्या? नहीं। चलिए मैं अब इसके कुछ कुछ टर्म्स में जाता हूँ। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में, उसके बाद इसके इंपॉर्टेंस में आएंगे। हाँ, पहले पढ़ा दे वेजिटेटिव कितने टाइप के, उसके बाद इसके तरीकों में आएंगे। देखिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब बॉडी पार्ट से होगा। सीधी सी बात है, रूट से कौन रिप्रोडक्शन कर सकता है? किसी को आइडिया है? देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसको रूट से भी रिप्रोडक्शन किया जा सकता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो। आलू तो स्टेम में आ जाता है, स्वीट पोटैटो रूट है। तो जनरली रूट क्या अगर अब डाल दो तो वहाँ से नया प्लांट ग्रो करके आ जाएगा। स्टेम बहुत लोग का, जैसे वाटर हिंच, आप इसको बहुत लोग इस वाटर हिंच को नहीं समझ पाते। देखिए ये वाला देखिएगा, तालाब में, पोखर में देखने को मिलेगा। अगर आपने क्या किया है, इसका एक पूरा तालाब साफ है, आपने एक काट के निकालो अब फेंक दो तालाब के अंदर, महीनों में देखो सबका तालाब भर जाएगा इससे। समझा पाए? यानी एक से ही बहुत सारे हो सकते हैं, बॉडी पार्ट से इसे काफ़ी है। तो वाटर हिंच का जो स्टेम, ये जो स्टेम होता है उसका नीचे वाला हिस्सा, उसी को काट के फेंक दीजिए ना, वहीं से ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको पहला वाला क्या, तालाब में क्या डंडा सा बह रहा है, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया, उसको आपने इग्नोर कर दिया, इसके कारण 3 महीने के अंदर देखिए तालाब भरा हुआ पूरा। तो स्टेम से ग्रो हो गया आपका, रूट से ग्रो होता है, ठीक है। चलिए लीफ से भी ग्रो होता है। लीफ से कैसे ग्रो होता है मैं बताता हूँ। एक पौधा होता है उसे कहते हैं ब्रायोफाइलम। लोकल आप देख पाइएगा, कोलकाता में भी आप बहुत जगह पे देख पाएंगे। ऐसा पत्ता होता है, नियर अबाउट ऐसा। इस जैसे सीजन आता है तो इसके किनारों पे ना छोटे छोटे पत्ते लग जाते हैं, देख पा रहे हो? पत्ते के ऊपर पत्ता लग रहा है, ध्यान से देखिए। मेरे घर में था, पत्ते के ऊपर पत्ता लगेगा। समझा पा रहे हैं? और ऐसा नहीं, अब यहाँ से रूट्स निकलना स्टार्ट हो गया। क्या निकलना स्टार्ट हो गया? ये उस पार में होगा रूट।
जैसे हवा चलता है, बारिश वारिश होती है, ये रूट सीधा आपका नीचे गिर जाता है। मिट्टी अगर रहेगी, अच्छा कंडीशन मिला, रूट वहाँ में सेट हो गया और यहाँ पे नया प्लांट ग्रो कर गया। तो बाय लीफ भी प्लांट ग्रो करता है। इसके लिए कोई गैमेट चाहिए था? नहीं ना, रूट से होता है। आपने देखा स्टेम से देखा है, आपने देखा है कि नहीं? आपने देखा आलू के समय क्या देखते हैं, आलू के जो नहीं होते, जो ठंड के समय आँख टाइप पे कुछ निकल जाता है, आई निकल जाता है, उसे बीच से काट के डाल देते हैं, ठीक है, तो देखते नया प्लांट उग जाता है। तो जो बॉडी पार्ट से ग्रो कराने की क्षमता रखता है उसे क्या कहते हैं? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय बॉडी ऑर्गन भी हो सकता है। तो रूट देख लिया गया, स्टेम देख लिया गया, लीफ देख लिया गया, ठीक है। इसके अलावा एक और होता है, उसे कहते हैं बड। तो कहेंगे सर बडिंग की तरह है क्या? मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पता नहीं आप लोग उसको क्या कहते हो। इसमें तो लिखा गया क्या, एमारफोफैलस, यानी हिंदी में से ओल कहा जाता है, पता नहीं आप लोग क्या कहते हो। तो देखिएगा गांव में जल्दी कहते हैं ना कि ओल जब आता है वो बेढंगा शेप का होता है, टेढ़ा मेढ़ा सा, उसमें एक छोटा सा निकला हुआ रहता है। इमेजिन कीजिए एक ओल आपके घर में आया है कि मार्केट से लेकर आया, मम्मी के पास ऐसा सा निकल गया, तो बहुत सा अजीब शेप होता है, ऐसा करके ऐसा अजीब सा दिखता है। तो मम्मी लोग बड़ी चालाक होती है सर। अगर आपके पास थोड़ा सा ज़मीन या फिर एक पॉट में बहुत सारा मिट्टी है, तो मम्मी लोग क्या करती है, इसके जो छोटे छोटे आइज़ होती है इसको कहता है, इसको मम्मी तोड़ लेती है। क्या करती है, इसको खाना वाना बना दी, और ये तोड़ा हुआ पार्ट है ना, उसको जाके मिट्टी में रोप देती है, दबा देती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये जो पार्ट निकलता है ना, इसे मम्मी तोड़ के एक गमले के अंदर मिट्टी रख के इसको दबा देती है, पानी देती रहती हैं। तो देखा जाता है कि कुछ महीनों में इसके अंदर से प्लांट निकलने लगता है। ये जो बड था, ये इतना बड़ा ओल वापस हो जाता है। अगर 4-5 हो गए तो 4-5 बन गया। तो ये क्या हुआ, वेजिटेटिव प्रोडक्शन है कि नहीं, बॉडी पार्ट से हो गया ग्रो। क्लियर है या डाउट है? आया ना। इसके बाद प्याज के अंदर आपने देखा होगा बड होता है, उससे ग्रो हो जाता है। अदरक के अंदर नॉट्स होती है, उससे हो जाती है, गांठें होती है। आई के अंदर आइज होता है, वहाँ से हो जाता है। तो ये जो रिप्रोडक्शन है, ये कौन सा रिप्रोडक्शन है आपका? वेजिटेटिव। क्यों? बॉडी पार्ट से ग्रो कर रहा है ना। चलिए, ये तो था नेचुरल मेथड। अब थोड़ा आते हैं कि आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराने के आर्टिफिशियल मेथड। चलिए मैं आपको यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप लोग कभी किसी फूल की दुकान पे गए हो, या बहुत जहाँ पे बहुत सारे गमले, बहुत सारे फूल, ये बहुत सारे पौधे बेचे जाते हैं, आपने वहाँ पे गए हैं कभी? देखिए लाइन से लगे हैं रोज़, लाइन से लगे हैं डालिया, टुलिप, जो भी है लाइन से सजा हुआ है। आपने तो देखा होगा छोटा छोटा गमला है, इतना छोटा होगा हाइट में, और उसके अंदर जवा फूल इतना बड़ा होता है सर। जवा फूल पॉसिबल है क्या? जनरली हम लोग का हाइट का ना हो, 5 फुट 6 फुट का ना होता, तब तक क्या उससे फूल ही नहीं निकलता जनरली। या सही से डेवलप एक ही ब्रांच है, उसी के अंदर निकल गया, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी पत्तियाँ रहती हैं उसकी, और गमला इतना छोटा छोटा गमला रहता है, यही बड़ी बड़ी पत्तियाँ, पॉसिबल ही नहीं लगता। तो जितने भी यहाँ पे फूल के मार्केट हैं या पौधों के मार्केट हैं, सब के सब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कराते हैं, क्योंकि सबको पढ़ा देंगे, फिर इसके यूजेस बताएंगे, इससे इंपॉर्टेंस क्या है, तब आप इसको ज़्यादा रिलेट कर पाइएगा। समझा पाए? तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के आर्टिफिशियल मेथड में आता है बाय कटिंग। पहला तरीका कौन सा है? बाय कटिंग। कटिंग मतलब उसके बॉडी का एक टुकड़ा काट के आप उसे ग्रो करवाते हो। एग्जाम्पल देखिए, जब तक आपको नहीं होता मीम वाला एग्जाम्पल नहीं हो, बच्चा लोग आजकल समझता नहीं। चलिए मीम वाला एग्जाम्पल देते हैं। मान लेते हैं एक लड़का है, नहीं लड़कों के अंदर ये सारी चीज़ें होती नहीं, इसलिए लड़कों का एग्जाम्पल देना गलत होगा, ठीक है। मैं कुछ मान लेता, एक का नाम है रीता और एक का नाम है टीना, 2 लड़कियाँ। सॉरी किसी से का नाम रिलेटेड रहा उसका, सॉरी ये कोइंसिडेंस होगा, उसका कुछ नहीं, किसी पात्र घटना से काल्पनिक है, सब चीज़ें काल्पनिक है, बस इस हिसाब से। तो देखिए 2 बच्चे हैं रीना, और तुमको पता ना गर्ल्स लोग में थोड़ा एकदम नहीं होता जेलसी, रेसिज्म, एक थोड़ा मारपीट वाला बिहेवियर, भले कितने भी अच्छा है, BFF बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर हो जाए, लेकिन इन लोग में सर चलता रहता है, तो वो लोग ज़्यादा अच्छा रिलेट कर पाएंगे, होता है ना। मान लो कि रीता के पिताजी ने मार्केट से एक गुलाब का पौधा लेके आए, जिसके अंदर जो बहुत ही घना पौधा है, उसके अंदर से जिस टेक्सचर का फ्लावर होता है ना, रोज़, वो बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। वो टेक्सचर का रोज़ जनरली पिंक पे, डार्किश पिंक है ना, वो जनरली आसपास के मार्केट में मिलता ही नहीं।
देख के लगता है बहुत सुंदर है। एक पेड़ पौधा लेके आया कौन, रीना के घर, कौन, रीटा के घर में। टीना आती है और जनरली हम लोग को है ना, जब भी कुछ लेना है तो दूसरे को दिखाना तो है। उसको ज़बरदस्ती अपने घर लेके आई, खींच के लेके आई, बोला देख। उसने देखा बहुत सुंदर गुलाब है। उसने कहाँ से लिया, उसको पता है कि उसके घर से जनरली हार्डली 2 किलोमीटर की दूरी पे है। तो उसने कहा ना ना, पापा के एक दोस्त थे, वो दिल्ली गए थे, अजमेर गए थे, तमिलनाडु गए थे, तो वहीं से कहीं से एक लेके रखे थे, तो हम लोग के लिए लेके, लेकिन मिलता 2 किलोमीटर दूर के पास है। ठीक है, अब ये टीना समझ गई कि वो देना नहीं चाहती है। लड़की तो समझती है ना सर, कि बच्ची समझती है कि सामने वाले मन में क्या है, वो जलाना चाहती है। तो उसने सोचा ठीक है, ये अपने गार्डन में रखती थी प्रोटेक्शन के साथ थोड़ा। टीना रात में आती है, रात के 10:30-11 बजे, देखते ना काला रंग का मौजा चेहरे पे मास्क पहनते, वैसे मौजा लगा के एकदम आती है, हाथ में एक चाकू एकदम सीजर टाइप पे आती है रात में। इसके गार्डन में थड़प उड़प के आई और उसने एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा ब्रांच क्या हुआ, काट लिया। ठीक है, एक नहीं, उसने 2 काट लिए सर, 2 काट लिया। और रात में ही चली गई, अपने वापस घर चली गई और जाके अपने प्लांट, मतलब सब कुछ रेडी था, दोनों प्लांट को इसके अंदर, जो यहाँ से काटा गया है इस पार्ट को देखिए, इसके अंदर फ्लावर लगा हुआ था ना, इसके अंदर जनरली एक पत्तियाँ बहुत सारी लगी थी और कितना फ्लावर था, 2 फ्लावर था, इसको लगा दिया। ठीक है, अभी सुबह उठती है तो रोना धोना समझ जाते, रोना धोना है और ये छुपा के रखते अपने टेरेस में या फिर कहीं पर छुपा करते, लेकिन इतना बड़ा इनफ है कि अपने को सर्वाइव कर लेगा। सर्वाइव करिए। अब इस चीज़ की घटना को हुए मान लेते हैं 6-7 महीने हो गया, ये 5 महीना हो गया। अब इसमें वापस का घना हो गया बहुत कुछ, और इसने बहुत लोगों को जला दिया, जेलस करवा दिया। 3-6-7 महीना में तो सर इसका ही बहुत बड़ा वो हो गया, बहुत सारा ग्रो हो गया। अब उसने देखिए क्या किया, अब एक दिन टीना ने रीटा को बुलाया और छत पे दिखा दिया, लो देखो इसके पास कितना पौधा है, इसके पास कितना है, सामने वाला क्या हाल होगा आप लोग समझ जाओ। तो देखिए इसने क्या कुछ, देखिए इसने सिर्फ कटिंग से डाल दिया ना। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मैं सबसे बड़ा कैरेक्टर बता देता, सुनिएगा, इसके अंदर कोई नया चेंज नहीं आता, कोई नया नहीं बनता। यानी जैसा फ्लावर पीछे वाला का था, नया फ्लावर का भी जो उससे बॉडी पार्ट से बनेगा तो जैसा था वैसे ही बनेगा। हाइट मतलब सीधी सी बात है, ब्रांचेस आगे पीछे जैसे निकल जाए, इसका फूल का कलर इसका फूल का कलर सेम होगा, इसके लीफ का स्टाइल इसके लीफ का स्टाइल सेम होगा। अगर ये छोटा पौधा था ये भी छोटा पौधा, इसमें नया चेंजेस नहीं आता। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का आप सबसे प्लस पॉइंट या सबसे बैड पॉइंट ये कह सकते हैं, सबसे एडवांटेज या डिसएडवांटेज ये है कि वो वैसा ही बनाएगा, 100% वैसा बनाता है, नया कैरेक्टर्स। तो सर ये तो कहना भूल हो जाएगा कि ये रीटा तो जान कह भी नहीं सकती कि तुम्हारा फ्लावर का कलर अलग है, सेम फ्लावर का कलर। तो ये कौन सा मेथड था, कटिंग। भाई कटिंग से भी पौधे लगते हैं, तो कटिंग से कौन सारे पौधे लगेंगे क्या, नहीं। कटिंग से कौन लगता है, रोज, हिबिस्कस यानी जवा फूल, काली माता पर आप लोग चढ़ाते, गुलहड़ का फूल खाया जाता है। समझा पाए, ये कौन सा मेथड था, बाय कटिंग। ठीक है, अब जनरली कहा जाता है एक और होता है ग्राफ्टिंग। अच्छा, नाउ डेज कहा जाएगा, अब इसका पौधा जल्दी ग्रो करे इसलिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप लोग हार्मोन पढ़ाए थे ना, साइटोसिन ऑक्सीन बहुत हेल्पफुल करता है। तो ऑक्सीन में जनरली ऑक्सीन के केमिकल में डुबा के इसको डालते हैं, ऑक्सीन केमिकल में इसको डुबा कर डालते हैं, तो जल्दी ग्रो करने में मदद करता है इसका। अभी के समय में शुगर केन, बनाना, पाइनएप्पल, ऑरेंज, ग्रेप, रोज, चाइना रोज सभी के सभी कटिंग से लगाए जाते हैं। और जितने भी मार्केट में मिलता है अधिकतर के अधिकतर आपके कटिंग मिलते हैं। वरना आप ही सोचो ना सर, इतना बड़ा फूल इतना छोटा नहीं रह सकता है क्या। जिस दिन आप खरीदोगे, आप घर में लाओगे, 4 दिन के अंदर सारे फूल मुरझा गए, पत्तियाँ सूख के निकल गई। अब जो छोटे छोटे पत्तियाँ निकलेंगी, पत्ती निकलेगा तो साइज़ के हिसाब से निकलेगा ना आपका। वो तो जब बड़ा पौधा में था तो बड़ी बड़ी पत्तियाँ निकलती थी, जब इतना छोटा पौधा में तो छोटी छोटी पत्तियाँ निकलेंगी। सर्वाइव भी तो करना है उसको, तब ये काम होता। ठीक है, तो जितने भी मार्केट में पौधे मिलते हैं, कोई ये सीड से नहीं आता, जनरली नॉर्मल तो सीड से नहीं आता। क्योंकि तुम देखो इसमें कितना कम समय में से 2 प्लांट बना लिया। अगर ये सीड का वेट करती है तो सीजन आएगा तो सीड आएगा तो बोएंगे तो ग्रो होगा तो फिर डेवलप होगा, काफ़ी समय लग जाता। समझा पाए, तो बहुत कम समय में अगर आपको रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाना है तो कौन सा मेथड कराना पड़ेगा आपको, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कटिंग हो गया। क्लियर है। अब बात करते हैं ग्राफ्टिंग के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो ग्राफ्टिंग भी आर्टिफिशियल मेथड है, कटिंग का ही थोड़ा वैरायटी है, थोड़ा कह सकते हैं थोड़ा हायर लेवल का आपका रिप्रोडक्शन है ग्राफ्टिंग।
ठीक है। देखिए ग्राफ्टिंग होता क्या है, कटिंग तक समझ आया कि किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए थोड़ा, क्वेश्चन किसी का। ग्राफ्टिंग क्या समझिएगा, एक पौधा है, आम का ही पौधा लेते हैं, एक ब्रांच है, इस ब्रांच में बहुत सुंदर सुंदर फल लगे हैं। मान लेते हैं इसके अंदर कौन सा फल लगा है, हम लोग यहाँ पे कौन सा फल आम का चलता है, हिमसागर। आम का हिमसागर है, ठीक है, मैंगो का ट्री लेते हैं। अच्छा हिमसागर का पौधा है, अब वो चाहता है कि इस पौधे में एक से ज़्यादा वैरायटी के आम हो, पॉसिबल है क्या, आम ही हो लेकिन दूसरा वैरायटी के पौधे होते, ब्रांचेस, मतलब मैं पत्तियाँ वत्तियाँ नहीं दिखा रहा, पत्ती सब भरा हुआ है। तो अब देखिए बगल एक और इतना ही बड़ा ट्री है बगल में, उसके पास उसमें लंगड़ा होता है, लंगड़ा आम, यानी कहा ये बहुत ही टेस्टी है, इसलिए मैं इसी का नाम ले रहा हूँ, मुझे तो यही आम पसंद है, इसी का नाम ले लेंगे, क्यों दशहरी का लेने जाए, हमको उतना ज़्यादा यही अच्छा लगता है। तो उसने क्या किया, एक और ब्रांच में, इस ब्रांच में ऐसा था, कहीं से एक ब्रांच काट के लाया सेम मोटा साइज़ का लंगड़ा का, ठीक है, इसके अंदर भी बहुत सारी पत्तियाँ हैं, ब्रांचेस है इस तरह, ठीक है। तो एक और प्लांट, मतलब किसी और ब्रांच में प्लांट का देख रहे हैं, हाँ दूसरा प्लांट का ब्रांच है। तो उसने क्या किया, उस व्यक्ति ने ऐसे करके रखा है, मान लेते ये किसका था, बताओ तो किस पेड़ का था ये वाला, हिमसागर का था, और ये क्या है, मैंगो ट्री का, ठीक है। तो इसने क्या किया, इस पौधे को देखिए किस शेप में काट रहा है, इस शेप में, इसको भी किस शेप में काटा, ठीक है, और इस पार्ट को काट के हटा दिया, इस पार्ट को क्या किया, काट के, और इस पार्ट को ये कट के निकला ना ये पार्ट, इसको उठाया और यहाँ पे आके इसने क्या किया, देखिए मैच करा गया ना वाला, यहाँ केमिकल्स लगाए, खाद वाद लगाया, पत्ते वत्ते लगाए, पानी वानी डाला, इस तरह से लगा दिया, 8 महीना तक छोड़ दिया। तो देखा कि 8 महीने के अंदर ज्वाइन हो गया, ये 8 महीने के अंदर क्या होगा, ये किसका प्लास्टर जुड़ता है आपका, ज्वाइन हो गया, और इसके अंदर आम उगना स्टार्ट हो गया। देखिए मैं अपने ड्राइंग के ऊपर कभी घमंड नहीं करता, आप भी नहीं कीजिएगा कभी, ठीक है। आम 2 निकाले, तो इस आम का टेस्ट और इस आम का टेस्ट, इसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट अलग होगा, इसका टेस्ट खाएगा तो आपको पता चलेगा ये हिमसागर, इसका टेस्ट जब खाएगा तो आपको लंगड़ा ही लगेगा। तो एक पेड़ पे एक से ज़्यादा वैरायटी के पौधे उगाने हैं, कौन सा मेथड चलेगा, ग्राफ्टिंग, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का पार्ट है, हाँ या ना। तो ये जो इसे कहते हैं गुटिंग, यहाँ पे लगा के डेली पानी का एक पार्ट लगा दिया था, एक छोटा सा छेद कर देते जिससे पानी गिरता रहे, ठीक है। क्लियर है या डाउट है। अब यहाँ पे होता है कि इसके एक पार्ट को कहा जाता है सियॉन, एक को कहा जाता है क्या, स्पेशल मेथड, हाँ। एक प्लांट के जब दूसरे प्लांट में लगाते हैं तो एक को कहा जाता है सियॉन और एक को कहा जाता है स्टॉक। इसे कहा जाएगा स्टॉक, इसे क्या कहेंगे, जो दूसरे प्लांट के आके जुड़ेगा उसे कहेंगे स्टॉक, और जिसमें आके जुड़ेगा इसे क्या कहेंगे, सियॉन। तो सियॉन और स्टॉक किससे रिलेटेड है, ग्राफ्टिंग। और ये यूपी में बहुत जगह पे किया गया, देखिए डेली न्यूज़ में आपका आता ही रहता है, आप या फिर आप सर्च कीजिएगा गूगल में तो दिखेगा आपको, ग्राफ्टिंग मैंगो ट्री में होता है। ठीक है, अब इमेजिन कीजिए, इसका कहेंगे सर एक और यूज़ बताइए, सर ऐसे नहीं, एक और एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए कि हिमसागर का पौधा है, वो बहुत अच्छे मीठे फल देता है, लेकिन हुआ ये कि किसी तूफान में उसका एक ब्रांच कट के गिर गया, और वो पौधा का जो मिठास है वो आसपास कहीं पौधे में आपको मिलेगा नहीं, बहुत बहुत अच्छा है, तो क्या करेंगे, उसका डाली को फेंक तो नहीं सकते, अगर वो अभी भी सही है, या फिर उसको उस प्लांट को ज़्यादा ग्रो करवाना है, कम समय के अंदर बहुत सारे दूर से बहुत लोगों को भी देना है, तो क्या करेगा, ग्राफ्टिंग करके कर दिया, ग्रो कर दिया, ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस बन गए, हर ब्रांचेस को काट के ग्राफ्टिंग करके लगा दिया गया। और मैंने जैसे बताया इसके अंदर क्या होता है, कोई नया चेंज नहीं होता, इसका टेस्ट और पहले वाले का टेस्ट क्या होगा, सेम होगा, साइज सेम होगा, अगर उसमें बड़े फल लगते तो इसमें बड़े फल ही लगेंगे। तो ये आपका क्या होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो इससे ओरिजिनल कैरेक्टर बना रहता है और आपको वैरायटी भी मिल जाती है, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। इमेजिन कीजिए किसी के पास 50 ब्रांचेस था, 50 ब्रांचेस काट के
अलग अलग पौधों में जोड़ दिए, 50 पेड़ बन गए कितने कम समय में। समझा पाए? ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद आता है माइक्रो प्रोपगेशन। लेकिन मैं आपको बताऊं, अभी तक मैंने आपको ग्राफ्टिंग बताया, कटिंग बताया, ये सब तो पौधे वाले करते हैं जो लोग आपके मार्केट में बेचते हैं। ये पौधे जो लोग बेचते हैं, सेल करते हैं, वो यही मेथड से करते हैं। लेकिन इसके अलावा हाईटेक मेथड है, उसे कहते हैं माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन। और आप लोग जो सोचते हो ना कि सर इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, खूब पैसे कमाएंगे, अगर आपका मेन थॉट है पैसे कमाना, तो सर मैं बताऊं माइक्रो प्रोपगेशन कर लो, भयंकर पैसे हैं उसके अंदर। माइक्रो प्रोपगेशन क्या, इससे आप सर्च कीजिए सर, इससे इसके जो बिजनेसमैन होते हैं करोड़ों में खेलते हैं, मेहनत कम, थोड़ा साइंटिफिक रीज़न है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन हाँ इसमें बिजनेस में पैसा, बहुत कम ही लोग इसके बारे में जानते हैं। माइक्रो प्रोपगेशन। माइक्रो प्रोपगेशन होता है क्या, मैं समझाता हूँ। देखिए, किसी प्लांट का मेरिस्टेमेटिक टिश्यू निकाला गया, तो आपको अभी सभी को पता है सर, सीड से प्लांट ग्रो होता है, ब्रांच से ग्रो होता है, लीफ से, मतलब इस सब पार्ट से ग्रो होता है। अगर आपसे कह दिया गया कि बहुत सारे पौधे मुझे चाहिए, एक सिंपल सी बात है, एक प्लांट का स्टेम है, हाँ मैं उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ, मेरिस्टेमेटिक ग्रो करेगा, बहुत छोटा सा स्टेम है, 1 2 3 4 5 6 ग्रो करेगा, सबको टुकड़ों में बांट दूँ, ये प्लांट ग्रो करेगा? नहीं सर, कैसे वो ग्रो करेगा? हमारे यहाँ पे फ्लावर वाला आता है, काट देता है सर, फ्लावर को मैं पानी में डालता हूँ, वही नहीं होता ग्रो। ठीक है ना, बहुत जगह पे बच्चियों के अंदर, छोटे छोटे बच्चियों को बहुत अच्छा शौक होता है, रोज़ हो गया या डलिया हो गया, कोई भी प्लांट है ना, रोज़ को डाल दिया कि इतना बड़ी उसकी स्टिक है, प्लांट से जुड़ा हुआ था, ओरिजिनल थे उसकी, 15 दिन के अंदर सूख गया, सड़ गया। अब मैं तो उसको कई हिस्सों में बांट दे रहा हूँ, 8 से 13 हिस्सों में बांट दे रहा हूँ। अब मैं कह रहा हूँ कि भैया ग्रो कराना होगा, 13 का 13 प्लांट चाहिए, इससे पॉसिबल एक छोटा सा स्टेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का इसके अंदर ग्रो करने वाला है। तो जनरली क्या किया था ना, इसको टुकड़ों में बांट दिया गया, एक बॉटल लिया जाता है, इसके अंदर केमिकल भरा होता है, कौन? हार्मोन वाला। ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट भरे होते हैं, और ये 18 या 16 टुकड़े जो भी है ना, इसके अंदर डाल दिए गए। इसके अंदर जितने भी टुकड़े थे, क्या मान लो 8-8 का सेट करके 3-4 बॉटल में डाल दिया गया, और कॉटन वॉटन लगा दिया गया कि हवा आते रहे। एक सप्ताह बाद सबके अंदर से देखिएगा कैसा हो गया, पत्ते निकल गए, रूट निकल रहा है। सबके अंदर से क्या दिखते हैं? पत्ते निकल रहे हैं, रूट निकल रहा है, इसको ग्रो करते हैं। और कुछ समय बाद देखिएगा यहाँ पर ये इसके अंदर से बड़े बड़े पत्ते निकल गए। अब देखते हैं कि अभी रूट के साथ आ गया, अब देखते हैं पत्ता बहुत ज़्यादा ग्रो हो गया, पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया है, तो इसको निकाल के पॉट के अंदर प्लॉट कर देते हैं और हमारा ग्रो हो जाता है। तो देखिए, एक कहीं टुकड़ा से 16 प्लांट, अगर एक थोड़ा मेहनत है, थोड़ा समय देना पड़ता है, इसमें थोड़ा समय देना पड़ता है, थोड़ा मेहनत होता है, तो देखिए कितने सारे प्लांट बन गए। तो इमेजिन कीजिए, एक रोज़ के प्लांट से, उसकी फ्रेंड ने तो टीना या रीटा जो भी एग्जांपल दिया गया था, उसने 1 से तो 2 बनाए थे। अगर वो किसी इस तरह के माइक्रो प्रोपगेशन करना उसे अगर आता, तो एक प्लांट से कितने प्लांट बना सकती थी? कई सारे बना सकती थी। तो कितना कम समय में कितना सारा प्लांट बन सकता है, समझा पाए? और ये न्यूट्रिएंट दिया है, हमने केमिकल दिया है, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट पावर ज़्यादा होगा, स्टेबल रेट ज़्यादा होगा, नेचर से लड़ने की ताकत इसके अंदर ज़्यादा होती है। समझा पाए? इसी तरह के कल्चर को टिश्यू कल्चर कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? टिश्यू कल्चर कहा जाता है। और मैंने आपको पढ़ा था, हार्मोन में ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन मिल जाए तो भयंकर चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पे ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन मिल जाता है। ठीक है, टिश्यू के अनऑर्गेनाइज मास, इसे कहते हैं कैलस। इसे क्या कहा जाता है? कैलस। अब इससे प्लांटलेट निकलते हैं, अब इसे रोप दीजिए, ग्रो कर जाएगा। इसे क्या कहा गया? माइक्रो प्रोपगेशन। क्या कहा गया इसे? माइक्रो प्रोपगेशन। तो देखिए, इसका मैं प्रॉफिट और लॉस नहीं बताता हूँ, यहाँ तक कर लीजिए, फिर इसके सेकंड पार्ट में और भी डिस्कस करते हैं।